दरअसल पिंजरे में कैद हैं, दो एक मुट्ठी भात मिलने पर उन्हीं का मन बना दे। ओह, तुझे भात दूं मैं कैसे तुझे भात दूं। यह शंखघोष की बांग्ला कविता जमुना पोथी की कुछ पंक्तियां हैं। जमुना पोथी 16 साल की एक लड़की थी जिसकी खाद्य आंदोलन के दौरान कोलकाता में पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई थी। यह आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ कोलकाता में हुआ था जब लोगों को अन्न नहीं मिल पा रहा था। ये कविता बहुत प्रसिद्ध हुई, परंतु इसी कविता को एक समय कोलकाता की एक साहित्यिक कॉन्फ्रेंस में कवि बुद्धदेव बासु ने शामिल करने से मना कर दिया कि ये कविता नहीं, ये चॉकलेटेड हाउल है। शंखघोष देखे हुए दुख लिख दिया करते थे। कविता का मुहूर्त में कवि ने अपना दुख लिखा जब उन्हें पता चला कि एक छोटी लड़की जिसने उत्तर प्रदेश के किसी गांव में मजबूरीवश आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य समय जब उनके कई विद्यार्थी जो नक्सल आंदोलन में मारे गए, वह दुख भी कवि ने लिखा, इस बात की परवाह न करते हुए कि किसकी सरकार है। वे द्रवित तब होते थे जब कवि देखते थे कि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किस प्रकार क्रूर हो जाता है। गरीबों के प्रति, गंभीर चीजों के प्रति अपना कंठ ऊंचा करना अवश्य ही जानते थे, परंतु किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हुए बिना ही उन्होंने ये काम किया। और अगर देखते थे कि उस जगह पर कोई राजनीतिक दल जगह ले रहा है तो वे जगह छोड़ दिया करते थे। वे अगर अन्याय होते हुए देखते थे तो उस परिस्थिति के खिलाफ खड़े होते थे, लिख देते थे। इसलिए उन्हें बंगाल का विवेक कहा जाता। कवि होने से पहले शंखघोष स्वयं को एक छात्र मानते थे। तब भी जब वे छात्र थे, तब भी जब वे एक शिक्षक थे, और तब भी जब वे कविता लिखते रहे। वे जहाँ से भी जिस मनुष्य पुष्प परिस्थिति आलय जहाँ से भी वे अनुभव पाते थे, उसी जगह अथवा मनुष्य का स्वयं को छात्र समझते थे। उनकी कविता जो जगह बनाती थी, उन जगहों पर उनका ही नहीं, लिखने वाले अन्य 4 कवियों का भी आधिपत्य होता था। वहां से 4 और कवि निकलते थे और उन 4 कवियों के जरिए 8 कविताएं और निकलती थी। इसलिए उन्हें मात्र पाठकों के लिए ही नहीं कवि कहा जाता था, वरन कवियों के लिए भी कवि कहा जाता था। उन्होंने कविता में अलग अलग तरीकों से प्रयोग भी किया, यही उनकी प्रकृति थी। हालांकि इस विषय में कुछ लोगों ने आपत्ति भी की। उनकी कविता में एक जगह अगर आप समग्रता देखेंगे तो किसी अन्य जगह पर अनिश्चितता भी दिखाई देगी। पूर्व बांग्ला में जो उनका जीवन बीता, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, उस समय की जो अभिज्ञता और स्मृतियां हैं, वे सभी उनके मन में अंत तक रही। उनका यहाँ भारत आना, उनके अपने लोगों का बिछड़ जाना, उन्होंने इन्हीं स्मृतियों में अपना जीवन यापन किया, आगे बढ़े। उन सभी स्मृतियों से कभी बाहर नहीं निकल सके। और हम इस बात को समझते हैं कि उनकी कविताओं में, उन स्मृतियों ने अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। वे सोचते थे कि उनकी तरह जो अन्य लोग हैं जिन्होंने स्थानांतरण के समय स्वयं को किस तरह से एक देश से दूसरे देश में धकेला, ये द्वंद्व का जो अस्तित्व है, ये उनके भीतर एक शिल्प दृष्टि की तरह कार्य करता रहा। उनका दृष्टिकोण, उनकी मानसिकता उनके लेखन में उतरती रही, परंतु इसमें उनकी शिल्प नीति और प्रच्छन्न नीति में एक रूपता जैसी कोई बात नहीं दिखती थी। उदाहरण के तौर पर उनकी कविता अंजलि, जिसमें वे लिखते हैं, बाढ़ ने जमा ली है सत्ता, घरहीन पथहीन, प्रियहीन परिचितहीन, और तुमने अकेले इतने छोटे दोनों हाथों को स्तब्ध कर महासमय के शून्य तल में थाम रखा है खतर। इस कविता की शिल्प नीति से हम जान पा रहे हैं कि वे समय जिसे उन्होंने एक जीवन पूर्ण गतिमान की तरह अपने ऊपर आते देखा, वे समय उनके बाद के समय में भी अनेक वर्षों तक हावी रहा। एक और अन्य कविता देखिए, वृष्टि में भी लिखते हैं, जल भरे खेत सुख से फिर से उत्थान भरे, फिर एक बार ऐसी वर्षा के दिन लगता है, नहीं जमता मेरे कोई अंत नहीं। तो ये मनबात प्रचंडता को दर्शाती है। कवियों में तो इतनी शक्ति नहीं कि वे स्वयं को सुख और पीड़ा से काट कर अलग कर ले। हाँ, कवियों में इतनी शक्ति तो है कि उसी पीड़ा में पकते हुए उसे साम्राज्य का व्यवस्था में भी लिख सकने, जितनी भर धन्यता का अनुभव कर सकने का प्रयास करते हैं। शंखघोष की कविता में छूट जाने की गहनतम अंधेरी की पीड़ा के इमेजेस आती हैं। जो दृश्य में दिखा, उन्हीं परिस्थितियों में लिपटी आत्मा व्यक्ति उसी अल्प में सौंदर्य निर्मिति वहत हो सकने का प्रयोजन, या यूं कहेंगे कि इन्हीं जटिल परिस्थितियों में फंसा मनुष्य भीतरी रास्ता खोजता हुआ किस तरह से साभिप्राय अलिखित संकेत से इतना मचल उठा हो कि स्वयं को सशरीर कागज पर गिरा ले। शंखघोष के कंफर्ट जोन के कवि नहीं थे,
वे प्रतिबद्धताओं के प्रति सजग थे। समय के साथ प्रतिबद्धता, लेखन और समाज के साथ प्रतिबद्धता के प्रति सचेत थे। एक समय समाज में हो रहे अन्याय के विरुद्ध जब शब्दकोश ने लिखा तो उनके लिए ये कहा गया, यह भी तो हम में से एक है। हम में से एक मतलब हम नेताओं जैसे ही। तब उन्होंने एक समय उन्होंने टिप्पणी लिखी कि मैं तुम में से कोई भी नहीं हूँ, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मैं ही हूँ, जो देखता हूँ वह लिखता हूँ। वे दिशा दिखाने वाले कवि थे, फुल टाइम रविंद्रनाथ स्कॉलर। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपना पक्ष रखते थे और असहिष्णुता के खिलाफ सदैव आवाज उठाते थे। उनकी विशिष्ट धारा की एक शुद्ध अखंडता के कवि जो होने और कुछ न हो सकने के मध्य जैसे इस्तीफा दे रहे हो कि नहीं, इस तरह से मध्य में मैं नहीं रहूंगा, मैं रहूंगा तो होने में रहूंगा, वह कहते हुए जो न्यायोचित है, और कुछ नहीं हो सकने में ऐसे रहूंगा कि हो रहे अन्याय पर लिखना नहीं छोड़ते हुए भी सब कुछ लिखूंगा। उनका कवि कर्म पीड़ा की कविताओं में भी एक संतुष्टि भर देता था कि मानो पीड़ा के लिए भी सुंदर जगह हो, पीड़ाओं को कोई देह न खोजनी पड़े, मनुष्यों को पीड़ाओं के लिए भी स्थान बना लेना चाहिए। भुला गए लोगों के प्रति, पक्षपात से सहमे लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को हमने समय समय पर अलग अलग जगहों पर पढ़ा। जादवपुर के कई सेमिनारों में बांग्ला लिटरेचर की प्रोफेसर शंपा सेन ने अपने विद्यार्थियों से हमेशा कहा कि जब जब समाज में आत्माओं का अंधकार बढ़ जाए, मशाल पाने के लिए शंकुघोष की कविता पढ़ना। मनुष्यता इनका मुद्दा और कविता सत्य कहने का माध्यम रहा। जो मार्ग उन्होंने स्वयं के लिए चुना, उस मार्ग से उन्हें किसी प्रकार की राजनीति बिना नहीं सकती। 1950 में कवि का जो एक सचेत दृश्य बना था बंगाल में, वह दृश्य बहुत विराट था। जन आंदोलन में होते हुए भी वे राजनीतिक दलों से दूर रहे और उनकी कविताएं लोगों की व्यक्तिगत कविताएं कहलाई। खंडी चीजों में सौंदर्य में ओज भरने जितना गुरु कार्य कविता में इस प्रकार दर्शाना ताकि उन चीजों की आकुलता और आबद्धता दरारों के रूप में दिखती रहे और पढ़ते समय कतई ऐसा ना लगे कि इस पर बनावटीपन से रंगरोगन किया गया। इन्हें बंगाल का भविष्यवक्ता भी कहा जाता रहा और यह भी कि शंकुघोष जो आज देख रहे हैं वह बंगाल सालों बाद देखेगा। 1918 में जब बंगाल की राजनीतिक दुनिया पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद सदमे में थी और उस समय के मुख्यमंत्री के करीबी अनुव्रत मंडल ने दावा किया, देखो जनता देखो, विकास सड़कों पर खड़ा है। शंकुघोष ने सत्ताधारी दल का अहंकार केवल 3 पंक्तियों में लिखकर बोला कि अपनी तीनों आंखें खोलें और देखें, सड़क पर एक बलि की तलवार के साथ विकास खड़ा है। यानी कि पहले बलिदान दो फिर विकास देखो। ऐसा विकास का क्या ही लाभ जो पहले मृत्यु दे। उनकी संवेदना में हम सभी हैं, कहीं न कहीं मैं, आप, नदी किनारे बैठा कोई श्वान, भूखा बच्चा, वह वृद्ध जिसका घर बार में बह गया, हम सभी मिलेंगे। साधारण में असाधारण की बहुमुखता और सहमति की भावना रहे। उनकी सटीकता, उनकी उपस्थिति और उनकी चिंता हमें यह बताती है कि उनकी पाक्षिकता ही उनकी दैनिकता है। कवि के अनुसार जो मनुष्य जरूरतमंद के लिए आवाज नहीं उठाए वह तुच्छता से जीवन यापन करता है। वह वाम मोर्चे का मध्याह्न सूर्य तक रहा था। प्रताप अंधता नामक वक्तव्य में कवि ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि प्रताप मत्तता और प्रताप अंधता किसी भी सरकार के लिए सर्वनाशकारी है। मनुष्य के सामान्य शोक और प्रतिवाद के प्रकाश को ही शत्रुता मान लिया जाता है। जाने अनजाने हमें हिंसक समाज विरोधी झूठ के सामने फेंक दिया जाता है। एक समय था जब शंकुघोष की कविता को पत्रिकाओं में प्रकाशित होने से रोक दिया गया था। देश पत्रिका के संपादक सागरमल घोष ने कवि से कुछ कविताएं मांगी थी, परंतु उनमें से कुछ कविताएं नहीं छपी। कवि के घर उस समय टेलीफोन नहीं था। पड़ोस से सागरदा को फोन किया तो उत्तर मिला, संकोच में तुमसे कह नहीं पाया हूँ। हाँ, ऐसा हुआ है। 2 कविताओं को उन्होंने अलग करके पैकेट में बंद करके रख दिया है और उस पर लिख दिया है, नॉट टू बी प्रिंटेड। आप कोई अन्य 2 कविताएं भेजें। शंकुघोष ने कहा, आजकल तो इसी प्रकार की कविताएं लिख रहा हूँ, अब कोई और नहीं भेज पा रहा। एक तो वे पाक्षी में तालाब में नहाते समय शंकुघोष तालाब में डूब गए थे, तब उनकी चाचा की बेटी ने उन्हें बाल पकड़कर बाहर निकाला। एक डॉक्यूमेंट्री में कवि ने इस बात का जिक्र करते हुए अपनी एक कविता भी बातचीत में शामिल करते हुए कहा, जब मैं डूब रहा था तब मुझे तल तक जाने का डर मार रहा था। यह स्मृति मेरे अंदर से जाती नहीं, इसलिए ही मेरी कविताओं में जल अपनी जगह बना लेता है।
उस दिन पता नहीं पानी मुझे काट काट कर कहाँ पहुंचा देना चाहता था। बाद में मुझे बांग्लादेश में हाथ में उठाकर कुछ भी नहीं दिया, परंतु मैं बांग्लादेश को अपने मन में एक शिशु की तरह रखता हूँ। मेरा जो मूल स्थान है वह मेरा नहीं हुआ, इस कारण से मैं अव्यवस्थित रहा। कलकत्ता में मैं रहता हूँ, परंतु ये मेरा तो नहीं। मनुष्य के मध्य अजनबी बनकर खड़ा होता हूँ। देशभाग के समय से ही सुनता चला रहा हूँ कि ये कौन लोग आ गए हैं यहाँ। इन्होंने अपनी गंदगी से कलकत्ता की सुंदरता को नष्ट किया। मैं एक आउटसाइडर हूँ, ऐसा सुनता आ रहा हूँ। भीड़ में चलता हूँ तो भीड़ कहती है श्रिंक होकर चलो, आंखों से क्या दिखता नहीं, छोटे होकर चलो, चुप कर चलो। और कितना छोटा हो जाऊं, ईश्वर, सूर्य, संसार, हाट बाजार से तो छोटा ही हूँ। मैं किसी के दल के साथ कभी घनिष्ठ नहीं हो पाया। प्रेम में मेरा प्रबल विश्वास है, परंतु प्रेम तक मैं अप्रेम के रास्ते ही पहुंचा हूँ। हम अपने आसपास की चीजों का सही मूल्य लगा नहीं पा रहे। शंकर घोष कोलकाता में रहते थे, परंतु वे सदा उत्सुक रहते थे कि बांग्लादेश में क्या क्या लिखा जा रहा है। एक बार बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद मुशर्रफ ने मुझे स्टेट गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया, परंतु कभी संकोचवश आमंत्रण ठुकरा दिया। बाद के दिनों में तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें अगर ये लगता था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है तो प्रोटेस्ट मार्च में उपस्थित रहते थे। शब्दकोश विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे, दर्द अथवा असभ्यता उनके शब्दकोश में नहीं था। उनके पास शिक्षण की विराट शैली थी, जिसने निसंदेह बांग्ला विद्वानों की भाषा और पीढ़ियों को समृद्ध किया। विभाग में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के लिए वे प्रमुख व्यक्ति रहे, जो कि विचार और ऊर्जा से परिपूर्ण थे। वे जानते थे अपने शिष्यों को रचनात्मक कार्यों के लिए कैसे प्रेरित करना है। एक समय जब शंकर घोष प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में पढ़ते थे, वे उन दिनों भी कविताएं लिखते थे, परंतु उस समय वे नितांत अनाम कवि थे। उनके दो मित्र वीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती और प्रद्युम्न भट्टाचार्य और कुछ छात्रों ने मिलकर यह तय किया कि कॉलेज में एक साहित्यिक कार्यक्रम करवाते हैं, जिसमें उस समय के बड़े बड़े साहित्यकारों को आमंत्रण देंगे, जैसे नोनी भौमिक और वीरेंद्र भट्टाचार्य। फिर यह तय हुआ कि मानिक बंदोपाध्याय को भी आमंत्रित किया जाएगा। वे अपने समय के प्रतिनिधि साहित्यकार थे। बात यहाँ पर आकर रुकी कि मानिक बंदोपाध्याय को आमंत्रण देने कौन जाएगा, क्योंकि वे साहित्यिक कार्यक्रमों में बहुत कम जाते थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फिर यह तय हुआ कि शंकर घोष जाएंगे। अगली सुबह शंकर घोष बस से मानिक बंदोपाध्याय के घर पहुंचे। छोटी गली से गुजरते हुए एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाने पर उनकी पत्नी बाहर आई और पूछने पर बोली कि वे तो सब्जी लाने बाहर गए हैं, आप मुझे बताइए क्या काम है। शंकर घोष ने कहा, मैं बाहर की प्रतीक्षा करता हूँ, उन्हीं से कहूँगा। वे रहकर सोचने लगी कि साहित्यकार भी क्या सब्जी लेने बाजार जाते हैं। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद शंकर घोष देखते हैं कि धोती पहने एक आदमी हाथों में कोई झोले लटकाए दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने उठकर प्रणाम किया। मानिक बंदोपाध्याय उन्हें घर के अंदर ले आए। घर के अंदर एक ही कमरा था, जिसमें एक पलंग, एक मेज जिस पर कोई कागज कलम या कोई किताब नहीं थी, एक कुर्सी और रखी थी। मानिक बंदोपाध्याय ने कहा, क्या देख रहे हो भाई, यही न कि लेखक का घर कैसा है। क्या करूं, प्रकाशक ने अभी तक कुछ पैसे दिए नहीं और पाठक तो पैसे क्या ही देंगे। ऐसे ही होते हैं लेखक। तुम क्या कोई पत्रकार हो? क्या मेरी कोई कहानी लेने आए हो? क्या मेरी कोई किताब खरीद कर पढ़ी है तुमने? शंकर घोष ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं तो विद्यार्थी हूँ, पुस्तकालय से लेकर ही पुस्तक पढ़ता हूँ, अभी खरीद नहीं सकूंगा। आपको एक कार्यक्रम की सूचना देने आया हूँ कि अमुक तिथि पर एक कार्यक्रम होगा और आपको मैं आमंत्रित करने आया हूँ। मानिक बंदोपाध्याय ने बात दे दी कि वे समय पर पहुंच जाएंगे। शंकर घोष चरण स्पर्श करके वापस लौट आए। वापस पैदल ही कॉलेज तक गए, क्योंकि उनके पास बस से वापसी के पैसे नहीं बचे थे। उतना रास्ता चलकर ही उन्होंने पार किया। उस दिन उन्हें लग रहा था कि वे उड़ रहे थे, क्योंकि वे अपने समय के महान साहित्यकार से मिलकर लौटे थे। वे उस दिन की बहुत बड़ी बात थी। कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले शंकर घोष को घर पर एक पोस्ट कार्ड मिला, जिसमें लिखा था, तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ सकूंगा, लज्जित हूँ। मानिक बंदोपाध्याय। पढ़कर शंकर घोष को लगा कि एक महान साहित्यकार को नहीं सुन पाऊंगा, 20 वर्ष पीछे चला जाऊंगा, भरपाई कैसे करूंगा। अभी भी शंकर घोष के घर में पोस्ट कार्ड सुरक्षित है। अंत समय में उन्होंने अश्वेत अमरीकी कवियों द्वारा लिखी गई कुछ कविताओं का अनुवाद किया और वे प्रकाशित हुई। वे अपने अंतिम दिनों में उन्हें पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे और एक संक्षिप्त संकलन की योजना बना रहे थे, लेकिन उन्हें कार्य समाप्त करने का अवसर नहीं मिला।
जितना कार्य हुआ वो 5 फरवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था। कवि की निष्कम प्रतिबद्धता में पद्य और गद्य दोनों में ही उनकी कर्मठता और शैली को जलाए रखा। वे कंठ ऊंचा किए बिना ही अपनी आवाज बुलंद करना जानते थे। जैसे कि अशोक जी ने कहा, वे एक संकोची कवि थे। वे इतने संकोची कवि थे कि वे अपनी वाह भी नहीं सुनना चाहते थे। पिछले महीने उनके घर जाने का मौका मिला तो उनका जो कमरा है उसमें चारों तरफ लकड़ी की अलमारी है जिसमें कांच लगा हुआ था, जिसमें से उनकी किताबें दिखाई दे रही थी। एक अलमारी ऐसी थी जिसमें कांच नहीं लगा था, जिसमें जो कि लकड़ी का ही था पूरा। और उस अलमारी को जब खोल के उनकी बेटी ने दिखाया तो उनको जितने भी पुरस्कार और सम्मान मिले थे वो उसके अंदर रखे हुए थे। बाद में उन्होंने वो लकड़ी का दरवाजा हटवा कर कांच का दरवाजा लगवाया, क्योंकि वे कह रही थी कि पिताजी चाहते थे कोई इन पुरस्कारों को सम्मानों को ना देखे, क्योंकि कोई देखेगा तो वहां करेगा, फिर उसमें वक्त जाया होगा। तो वो इस हद तक संकोची थे। प्रिय कवि शंकर घोष को कुछ पंक्तियों द्वारा स्मृति नमन कहना चाहती हूँ। जाओ प्रिय कवि, मेरा क्लांत मन तुम्हारे लिए कभी एक धब्बा बंद कर देगा। प्रिय कवि, पानी की तरह बहना, तुम्हारी स्मृतियां चप्पू बनकर मेरी आंखों के पानी को हिलाएगा। जाओ प्रिय कवि जाओ, सुख पाओ, झरनों में, स्वप्न में, भोर में, जलतर में मिलने आना। धन्यवाद। धन्यवाद जोशना जी। सभी मित्रों से आगे है कि समय का पालन करें। हमें 1 बजे तक ये सत्र समेटने की हिदायत दी गई है। दूसरे वक्ता के रूप में, दूसरी वक्ता के रूप में पूनम जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। पूनम जी। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और एक तरह संकोची कवि पर मैं बोलने जा रही हूँ, तो उस संकोच को भी प्रणाम और उस कवि को भी प्रणाम। शंकर घोष शब्द श्रृंगार में मौन की संगत। शंकर घोष पर लिखने की शुरुआत में ही मुझे पुर्तगाल के महान कवि फर्नांडो पेसोआ की पंक्ति याद आई, जिससे वे कहते हैं कि अगर कभी मेरी मृत्यु के पश्चात कोई मुझ पर लिखेगा तो उसके पास दर्ज करने में सिर्फ मेरी 2 तारीखें होंगी, एक मेरे जन्म की और एक मेरी मृत्यु की। उसके बीच के सारे दिन केवल मेरे हैं। इस पंक्ति पर मैं अटक गई। वाकई जब हम किसी कवि पर लिखते हैं तो उसकी जीवन की स्थूल घटनाओं, ब्यौरों में उसे पा सकते हैं। वहां वह व्यक्ति तो मिल जाएगा जो कवि भी है, पर वह कवि रूप क्या उसकी किताबों की कविताओं से परे कहीं और मिल सकता है? और क्या मैं एक सहृदय पाठक के लिए उस कवि से मिलने की सबसे सही स्थान, भौतिक समय और स्पेस से परे वो रहस्यमयी आराम ही नहीं जहां उसने कविता को पाया था, खोजा था या खो दिया था? क्या उस आराम में मैं मेरी देह के साथ प्रवेश कर सकती हूँ, या वहां प्रवेश करने के लिए मुझे स्थूल देह यानी यही छोड़कर उस आवाज के पीछे पीछे जाना होगा जो सूक्ष्म रूप से मेरे कवि के रूप की वाणी है? और वही वाणी ही उस आयाम में जा उस दूसरे कवि की वाणी में मौन से संवाद कर सकती है। कुछ इसी तरह से विचार करते हुए मुझे लगा कि ये कवि पर लिखते हुए, उससे संवाद करते हुए किस तरह से निजी रूप से मैं उससे कनेक्ट हो सकती हूँ, ताकि हम दोनों के कविता के मौन से कुछ सार्थक रचनात्मक संवाद निकल कर सामने है और प्रिय कवि से आत्मीयता से जोड़ने का अवसर भी मुझे मिले। तो इसी का प्रयास आपको मेरे वक्तव्य में मिलेगा, जहाँ उनकी कविताओं की आयाम में मैं विचलन कर रही हूँ और संवाद, मौन, खोज, दृष्टियों और काव्य पंक्तियों के मेल का एक खेल चल रहा है। मेरा वक्तव्य शुरू होता है। अच्छा, इसमें कुछ मेरी पंक्तियाँ बांग्ला की होती है, मैंने अपनी दोस्त जोशना से ही करेक्शन करवाया था उसका, फिर भी अगर इतनी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं तुम्हारा अनुसरण कर रही हूँ, तुम्हारी अनुसरण कौन सी? उसने अभी अभी जन्म की अनुभूति में अपना कोमल और आरती की आवाज से सुसज्जित पाँव रखा। जन्म लेते ही सबसे पहले उसका ध्यान अपने होने पर गया। उसका होना उसे कुछ देर के लिए अचंभित कर गया, जैसे होने के प्रारंभ की सबसे बड़ी चूक हो। एक साधारण लेकिन उच्छ्वास, एक बोध लेकिन होने की क्रिया का सबसे असहनीय भाव। जन्म लेते ही जैसे नवजात अपनी थकान से जूझता है, जन्म की पीड़ा से कराहता है, वेदना को
महसूस में हुए रोकर अपने इष्टों को अपने जन्म की पुष्टि करता है, उसी तरह उसने भी अपने होने को अपने रचयिता अपने कवि के समक्ष समर्पित कर दिया। अपने होने का भरा पूरा एहसास ये वह नगर में अपने कवि मनीषा को घोष का जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर। अपने होने का एक भरा पूरा एहसास लिए वह नगर में अपनी कवि की जिद के साथ चलती गई। ट्राम में घंटी सुनने पर खिड़की फूल बाजार में भीड़ से टकराई, लेकिन किसी की जगह किसी भी क्षण लज्जित नहीं हुई। एक आत्ममर्यादित कवि अपनी रचना को कभी लज्जित होने भी नहीं देता। शब्दकोश सजीव और सच्चे काव्य के विधि विधान के प्रति समर्पित होकर एक कवि के जन्म लेने की क्रिया से गुजर रहे हैं, जैसे एक माँ गुजरती है। उनकी कविता निष्प्राण की संगत से अभी अभी सशरी उनके काव्य के संसार में दृश्यमान हुई है। कविता के जन्म लेने पर केवल कविता ही अपने साक्षी को प्रेम पूर्वक नहीं निहारती, बल्कि कवि भी मन के चारों ओर फैले भावों में अपने होने के परिचिनों को किंचित शक्तित होकर देखता है। वह मौन रहता है। शब्द घोष की मौन और संवाद के इस पारस्परिक संवाद में मौन का चुनाव करते हैं, और उसी मौन में उनकी कविता शून्य से शब्द और अंततः संकोच की काया से झिमी गिरने लगती है। ऋतुमंडल में कल्पना की हवा तैरती है, एक पत्थर कांपता है आंखों में। सूर्य अपने ताप को प्रश्नों से मुक्त करता है। लीला अपने इतिहास की साक्षी हो रही है। पत्थर सिमट जाता है आमोद में, एक स्वर रहता है वायुमंडल में। आमी तो मती अनुश्रुत होच्छी शब्द में आह्वान कर रहा हूँ। मेरे कल्प वृक्ष की शाखें मेरे मौन से कपकपा रही है। मौसम में नमी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की हरकत कर रही है। मेघ की गर्जना के कारण साथ में घर में सोया शिशु ठहरे जलने भीगी कंकड़ जितनी लहर लगती है, उतना घर थरथरा जाता है। उसकी माँ उसे अपनी गोद में लेकर बार बार उसे चुप करा रही है। इस कारण उसकी कांच की चूड़ियां एक दूसरे से उधार संवाद कर बैठती हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दो दृश्य एक समान गति से चल रहे हैं। अनंत बोध तरंगों में मुझे होने ना होने का संबंध ले रहा है। लीला ध्वनि के कटोरों को शब्दों के भंग होने ना होने के रिश्ते को भर रही है। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे हृदय के तालाब में एक नौका जल को अपना अनुभव मानती हुई अकेली दूर तक जाए। जब वो रविंद्र संगीत का परिचय पाकर दिशा भ्रमित ना हो पाए। यह एक चेष्टा है, और इसी चेष्टा में मेरे हृदय के शब्द भंग हो जाए सारे कष्ट और अपूर्णताएं। मैं प्रार्थना करता हूँ पृथ्वी के प्रति कण से मेरे हृदय में उद्घाटित प्रतीक शब्द भंग हो जाए, ताकि मेरे हृदय का मौन भी भंग हो जाए। शब्द टूटा, अर्थ में एक भंगिमा भंग की, अर्थ बिगड़ा, शब्द समुचा गया। मौन ट्राम की दूसरे डब्बे में सवार भर रहा था अपनी आंखों में संसार भर के अधूरे वाक्य जो आत्मनिवेदन में गर्दन झुकाए मुरझा गए थे। शब्द का भंग हो जाना जैसे संभव है मौन के भंग होने के लिए। दृश्य भी बदल जाता है, कहीं तार खींचता है, सितार और सन्नाटा थरथरा जाता है। आमोदनी प्रेसिडेंसी कॉलेज में आमोदनी प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाहर प्रतीक्षा कर रही है। आमोदनी को हर उस जगह होना ही होगा जहाँ एक कवि की बुलावट अपनी कल्पना को लिपिबद्ध कर रही है, कि यही एकमात्र संबंध है दो परिचित अपरिचितों का, जो एक अर्थ को उसके समूचे वाक्य तक पहुंचाने की यथार्थ माया रचती है। शब्दकोश एक आयाम में रहते हुए भी कई आयामों को भूल रहे हैं। सब घट रहा है, लेकिन घटना बेलगाम है। सब कुछ के घटने में अनजाने के सत्य दुखों की साचारे के असत्य सुख भी शामिल है। कहीं एक तार फिर से खींचता है, सितार का और सन्नाटा फिर से थरथरा जाता है। एक बार यह सन्नाटा सड़क किनारे लगे लैंपपोस्ट की धुंधली रोशनी में खो जाता है। सड़क के किनारे नीम का वृक्ष विशाल वृक्ष है। लोग कहते हैं कि यह वृक्ष उन घटती घटनाओं का साक्षी है जो हर कुछ दिन या महीनों में जीवन की सबसे क्रूर सत्य के रूप में घटती रहती है। जैसे इन घटनाओं का क्रम पहले से तय हो, जैसे क्रमों में घटती घटनाओं को बाकायदा कागज पर लिखा जा रहा हो।
यह वृक्ष अपने होने को लेकर सावधान नहीं है। इससे टकराए हुए वाहनों की असभ्य निशानदेहियां अक्सर ही इसका विरोध कर देती हैं। शंखघोष इस वृक्ष के मर्म को अमीठा नहीं समझते हैं। उसी वृक्ष की कुछ दूरी पर प्रेसिडेंसी कॉलेज है, जिसके बाहर चाय वाला गर्म चाय के साथ मैदे और नमक की बनी कतारें और चाशनी की खोल और मक्खन से लिपटी कुछ गोल आकृतियां स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में दे रहा है। आमोदिनी ने शंखघोष का अनुसरण करते हुए इस व्यंजन की खुशबू को पहचाना चाहा, लेकिन शंखघोष को रिक्त, तिक्त और विरक्त भाव इस कदर आनंद देता है कि वो आमोदिनी से टकराकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के भीतर दाखिल हो जाते हैं। वहां गेट पर तैनात मनुष्य उच्च प्रतिभा से संपन्न है। साहित्य की समझ उसे रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हुए प्राप्त हुई। वह लोहे का बड़ा गेट बंद कर देता है और आमोदिनी का नाता शंखघोष से ऐसे टूट जाता है जैसे रस्सी बिना किसी सौंदर्य को बचाए टूट जाती है। आमोदिनी प्रेसिडेंसी कॉलेज में बारह अपेक्षा पहुंचे। अचंभित क्षण के पहरे में प्रतीक्षा एक टकरा सा टूटता है। भय की काली मध्य रात्रि में नायिका के नेत्र अभिसार के क्षणों में उतने ही शांत है जितना शांत होली का जल हो सकता है, या फिर एक प्यासे पाखी जैसे सूखे और लूचे। इसको मैं थोड़ा छोटा करके पढ़ रही हूँ ताकि समझ में ज़रा। झिंगुर और चंद्रमा बगैर किसी सामंजस्य की कविता में एक चरित्र बन रही है। मैं तुम्हें मृणालिनी कहकर पुकारना चाहता हूँ। आलूतमकी मृणालिनी वाले ताकते जाए। सूखे कंठ और भरे पेट शंखघोष रात के तीसरे पहर छोटे बड़े कई असंतोषों को कागज पर कलम से खींच रहे हैं। प्रेम है कि कविता की प्रथम पंक्ति ही बनना चाहता है। यह प्रेम आमोदिनी के बुनियादी अस्तित्व का अलंकार है। यह उसके लिए एक नवीन भाषा का चुनाव कर रहा है, जिसमें रंग है, क्रोध है, सहचर्य, अनिवार्यता और कोलाहल भी है। शंखघोष ने इस तथ्य पर कभी उंगली नहीं रखी कि प्रेम कविता का प्रथम शब्द या वाक्य नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने हर उस तथ्य के विपरीत की रीति के हर नियम को भंग किया है जो किसी अन्य ऐसे नियम को अनावृत करता जिसे लागू करना आत्मविस्तार का दर्शन होता है। दर्शन स्मृति में आनंद कुछ और अधिकार भी स्पष्ट होने लगे। यह देखी ज्योतिर्कोटि से आमोदिनी तो शंखघोष की दार्शनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जाने का अर्थ उनके कवि हृदय की आमोदिनी के प्रति दीर्घबोध या उसके स्वतंत्र सौंदर्य को समग्रता के अधूरे होने समझना रहा। आमोदिनी में बोध की कामना एक अधूरेपन से प्रारंभ हुई। शंखघोष जिस अधिकार से उसे अपना अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, उससे वह अधूरापन स्पष्ट होने के लिए तत्पर दिखाई देता है कि हर अधूरा पूरा ही होता है अपने में, और उतना ही स्पष्ट और सत्य जितना बोध रचता है अपना ही ड्रामा। शंखघोष लगातार नजरें झुकाए कलम खींच रहे हैं। उनके बंधुगण अपनी अपनी आरामगाह में तीसरे पहर की सबसे गाढ़ी नींद में होंगे इसके विषय में वे नहीं सोच रहे, लेकिन स्मृति की थकान में सोच रही है। यह साधारण होने की असाधारण व्यथा है, यह साधारण होने की असाधारण कामना ही है। आमोदिनी अपनी कवि से मुक्त होने का स्वप्न अनजाने में देख रही है, और कभी यह होते देख निर्विचार उससे उपेक्षा का भाव जन्म नहीं देता। वह मुक्ति के मौन कोलाहल से परिचित है। परिचय एक भावना है, अनुभूज है इस रचना में, जो स्वतंत्र होने की साधारण घटना का प्रतीक है। आमोदिनी उसी स्वतंत्रता का प्रतीक है, उसी की अनुभूज है। शंखघोष झिंगुर की अटपटे संगीत की लय को पकड़ पाने की सामर्थ्य रखते हैं। यह लय उनकी झुकी नजरों को आमोदिनी की तरफ जाने ना देते हुए भी उसी के संकेतों की ओर बार बार ले जा रही है। झिंगुर लगातार अटपटे संगीत के जाल बना रहा है। यह कविता में एक चरित्र बन रहा है। इसका होना जीवन की मामूली अपूर्णताओं को एक नवीन स्तर दे रहा है। चंद्रमा की रोशनी उसी खिड़की से झल रही है जिसके बिल्कुल पास शंखघोष नजरें झुकाए कलम खींच रहे हैं। चंद्रमा बिना अनुमति किसी भी जगह होने के सौंदर्य का साक्षी बन सकता है। कवि की इच्छा अपने यथार्थ को सूंघ रही है और एक नया शब्द
शंख घोष के चिर मौन में डूबे हृदय से फूटता है मृणालिनी। अब तो वहाँ की मृणालिनी वाले करते जाए, पुकार ही अंतिम सत्य है। एक मामूली अचंबा रात में खेल आया, मुझे भंग कर दो और एक कविता बना दो। आमाके भोंगो कोरे कविता। आमोदिनी की निर्वृत्ति में क्रोध का अंश भी है। हालांकि सच्चे मोदी की तरह ठंडी तासीर की शुद्धता उसे जन्म के समय में गिरी थी, जिस समय शंखघोष ने उसे मृणालिनी कहकर पुकारा। वह जान बैठी कि उसकी स्वतंत्र सत्ता ही उसके कविता की एकाधिकार हो सकती है। उसकी सत्ता उसके लिए हो सकती है, लेकिन उसका अस्तित्व उसके रचयिता की पूंजी है। उसने शंखघोष से इस विषय में वार्तालाप करना चाहा, लेकिन नहीं किया। उसने अपने कवि से प्रश्न करने चाहे, लेकिन नहीं किए। उसने यह भी चाहा कि वह क्रोध द्वारा शंखघोष की पुकार को खंडित कर दे, एक नया दर्शन गढ़े, लेकिन वह यह भी नहीं कर पाई। उसे लगा स्वतंत्र होना या महसूस करना भी उतना ही क्रोध का एहसास है जितना असंदेह है खुद को स्वतंत्रता के योग्य ना समझना। उसने मन ही मन में मान लिया कि वह अपने कवि के प्रति समर्पित हो जाएगी, और समर्पण ही वह श्रेष्ठ भाव है जो किसी भी प्रारंभ की नींव होता है। निर्माण की अनुभूति पर साथ होने की सुख को दूर तक लिए चलता है। शंखघोष आमोदिनी को भंग करने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा पूछना चाहते हैं। आमोदिनी कहती है, हम आगे भेंगे दिए कविता को, अर्थात मुझे भंग कर दो और एक कविता बना दो। ना कोई संगीत है, ना कोई रौद्र, और ना ही कोई चतरने का धागा। कामना बनी, उसने घटना चाहा, वह घटी, केवल यही घटा। कविता संपूर्ण हुई, एक मामूली अचंबा उस रात में धीरे धीरे खिल रहा था। मुझे नहीं पता अब आपको ये अमूर्त में कितना समझ में आया, लेकिन मेरे मन से यही निकला है। साथियों से दोबारा आग्रह है कि समय का थोड़ा पालन किया जाए। उत्कर्ष जी मन चाहता है। पहले सबका अभिनंदन बहुत और आभार। ये एक ऐसा समागम है जहाँ हम सब मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सीधे अपने आगे की तरफ आता हूँ, और मैंने इसे छोटे नोट्स में बांट दिया है, तो जिससे समय थोड़ा बचे। जाने माने अंग्रेजी कवि आलोचक टी.एस. एलियट रचना करने की प्रक्रिया में परंपरा बोध, अनुभवों और व्यक्तिगत प्रतिभा को बहुत महत्व देते हैं। सच ही कविता का भाव बोध, अनुभवों और उसे प्रकट करने की शैली और काव्य कौशल पर तो निर्भर करता ही है। कविता का प्रभाव हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके पाठ के बाद पाठक के मानस पटल पर उस ठहराव को भी आमंत्रित करता है, जो उसे कवि तथ्य के समीप ले जाकर आत्मचिंतन करने को भी प्रेरित करे। कवि शंखघोष ऐसे रचनाकार हैं जो उन भावों को व्यक्त करने का विलक्षण कार्य कर पाते हैं जो आमतौर पर रेखांकित नहीं हो पाती, मौन या गौण बना दी जाती हैं। शब्दों के मध्य के मौन को भी बताने की कला, कविता का वह संवेद स्वर जो एक्सट्रीम इमोशन से दूर है और जीवन दर्शन की समदृष्टि को रेखांकित करता है। शंखघोष सची एक साक्षात्कार में कहते हैं कि अनुभव के बिना लिखना संभव नहीं, और उस अनुभव को धारण और अभिव्यक्त करने के लिए बुद्धि और आवेग का समान रूप से मिलना जरूरी है। यह सम्मिश्रण हमें उनकी कविताओं में सहज ही मिलता है। संहिता के अनुसार एक तो हमारा सत्य होता है और एक होता है समाज का सत्य, साथ ही समूचे जीवन का भी सत्य होता है, और जब तीनों सत्य एक बिंदु पर आकर मिलते हैं तो संघर्ष बिंदु पर कविता का सत्य निर्मित होता है। संहिता की कविताएं बहुत धीरता से इसी प्रकार रची जाती हैं। उनके रचे जाने का स्थान भी गृहस्थ धर्म न होकर कहीं अन्यत्र ही होता है, नदी किनारे, जीवन के बीच। कवि का संसार वैश्विक बंधुत्व और समरसता की आवाज को अपनी कविता निग्रो बंधु को चिट्ठी में प्रभावशाली रूप से बसाए रखता है, और अन्याय के मध्य न्याय की सटीक संवेदना हमें उनकी कविता हमको नहीं भी कोई आज भी में ध्वनित होती है। जब वह कहते हैं सारे स्वर मिलकर फिर खो जाते जाने कहाँ, कंठहीन सारे स्वर आर्तनाद करते हैं, खोजते हैं हृदपिंड,
पास आ अंगुलियों पे करती हैं हाथ अंगुलियां, नाच देखती फंस का पानी के भीतर या कि बर्फीली चोटियों पर कौन किसे समझाए और करते हैं आर्तनाद अर्थहीन शब्द और सोचे हो तुम पहुंचक हमको नहीं दी कोई आज़ादी, हमको नहीं दी कोई आज़ादी, हमको नहीं दी कोई मातृभाषा देश में। कवि का स्वर सबकी आवाज में अपनी आवाज बुलाकर लगाता है न्याय और शांति की गुहार। शांता की कविताओं से हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार शब्दों के उस अतिरेक से हम बचे हैं जो कथन को इतना वाचाल बना देता है कि कालांतर में उसकी सारगर्भता कम या खत्म हो जाती है। अपने भावों को बरबस व्यक्त करने का आवेग या भौतिक सुखों की असीमित लालसा क्या हमें इतना वाचाल बनाकर रखती है कि हमारा व्यक्त शब्दों के अतिरिक्त बोझ को रचना पर लाद देता है। यहाँ पर शांता हमारे लिए शिक्षक प्रतीत होते हैं। उनकी कविताओं में हम वह एकांत पाते हैं जो ढेर सारे शब्दों के अतिरिक्त में नहीं होता। कवि होना उस करुणाबोध के सन्निकट भी होना है जो मनुष्यता के महीन से महीन देशों की रक्षा करती सदैव चिंतनशील हो। ऐसी भावना जहाँ टैगोर में हम सहजता में पा जाते हैं। स्वाभाविक ही बड़ी गुरुदेव के वर्धन्य विद्यार्थी शयन घोष में विद्यमान है। एक पाठक होने के तौर पर शयनता की कविताएं बहुत परिश्रम मांगती हैं। यह परिश्रम कथन के कई आयामों की पड़ताल करने की क्रिया से मिलता है, यानी कि कहीं कहीं कवि का व्यक्त अपने सपाट अर्थों में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शब्दों के माध्यम से अपेक्षित उस संयमित मनन विचार में है जो एक बार और पढ़कर और ठहरकर सोचने से संभव हो सकेगा। संघ घोष की कविता में आप कुछ भी कृत्रिम नहीं पा सकते हैं, और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि उनका भाव जगत लोगों के बीच ही बना जाता है, आंखों में झांकते हुए परिस्थितियों के जिनमें मिथ्या कुछ भी और सजग सत्य है। आमतौर पर तुरंत बयान कर दिए जाने वाले भाव दृश्य के त्वरित प्रभाव के बिना किसी अन्य निमंत्रित आवेग या गैर जरूरी आवेश की तरह करुणा और संवेदना के स्पर्शों से भरा हुआ सोचता हुआ वह कवि हो जो पाठक को सोचने और विचारने को प्रेरित करे और ठहर कर स्थिति का हाथ थामने को करे। बिना अनुभवों के हाथ थामे आखिर हम कुछ भी कर भी कैसे सकते हैं। संघोषी कविताएं हमें सजग बनाती हैं, सजग इस रूप में कि हम बार बार किसी भी भाव को व्यक्त करने से पहले स्वयं से यह पूछें कि क्या ये हमारे भाव हैं। अगर नहीं तो हम कितनी ईमानदारी से खुद के कवि को आगे रख पा रहे हैं या फिर नहीं। एक तरह से कवि की आत्मचेतना जो आलोचना से पहले आत्म आलोचना व समीक्षा करती है। नीक श्री विवेक की महत्ता कवि के साथ चलती है। अपनी कविता समझना में कवि हमसे यह कहते हैं कि कम से कम हम समझदार और मूर्ख में भेद कर सकते हैं, न्याय और विज्ञान में। स्कूल के लड़के तो चौखट कर मारे गए, सच में ये समाज विरोधी थे। यह कवि का आत्मचिंतन हम सबका चिंतन बन जाता है। शयन घोष का कवि विचारक वॉल्टर बेंजामिन की उस बात का भी पक्षधर है कि रचयिता का दायित्व केवल अपने रचना निर्माण में सरस और सुखी भावों की सुव्याख्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे समाज की प्रबल सत्यों का प्रसारण और नैतिकता का प्रबल पक्षधर भी होना चाहिए। शयन का विद्वान से बना उनके कवि मन में अपनी उपस्थिति को भी महसूस करने में सफल होने जैसा है। वह इतनी गंभीरता और विचारशीलता से अपनी बात कहते हैं कि बिना उस मेघ जैसे मनुष्य के पास ठहरे हम मेघ जैसे मनुष्य होने को नहीं जान सकते। उसी तरह शयन घोष की ऐसा हस्ताक्षर है जिसकी लिखाई में समूचे विश्व की चेतना समाना चाहती है, और उनका हर कुछ लिखा उनसे निरंतर धैर्य और उस गंभीर पाठ की मांग करता है जिसके बगैर हम यथार्थ को जानने की बात नहीं कर सकते। शयन के पास रचनाओं की ऐसी रोशनाई है जो पूंजीवादी प्रकृति की कृत्रिम और अति प्रबल रोशनी पर बार बार अपनी सुचिंतित प्रकृति की शक्ति से आघात करती है, जिसमें भोर का उजाला भोर बना रहता है, किसी कृत्रिम और छलावे के उजाला से नष्ट नहीं होता। कवि की गद्य भी कविताएं में भींजे हुए हैं। उन्हें पढ़कर यूं लगता है जैसे कवि के लिए सबसे पहली आवश्यकता और प्रतिबद्धता है आत्म साक्षात्कार। आखिर में कवि को जितना पढ़ सका उतना और सघन हुआ मननशील मन। ऐसे कवि सदा साथ रहते हैं। ये कवि व अभिभावक हैं जो मार्ग की पहचान करके कराते हैं। शयनता को पढ़ना शांत होने जैसा है, धीर करने जैसा, कुछ ठहर कर विचार करने जैसा, हाथ थामने जैसा, शांतता को अपने भीतर उतारने जैसा, उसमें जैसे मनुष्य होने की अभिलाषा के जन्म लेने जैसा। आदरणीय शयन घोष जैसे कवि उस विशाल दृष्टि छाया जैसे होते हैं जो ठहराव का मूल्यांकन करना सिखाते हैं और हमें लियो टॉल्स्टॉय की उस कहानी के उस दौर से विचार जाते हैं। आखिर कितनी जमीन
जहाँ लालसाओं की दौड़ में कोई सुबह दोपहर और सांझ नहीं बचती। निराला की उस संवेदना को छूती हुई जैसे CIT मोड़ पर बैठी भिक्षुक की अंतरात्मा को टटोलती हुई छूती हुई अनागार में दौड़ती प्रकृति विदिशा से मेरे जैसा मनुष्य जो विनोद कुमार शुक्ल की होता उस आदमी से कभी मिल जाएगा तो जान सके उस हाथ के स्पर्श में कोरोना का वैसा याद है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी। अगले वक्ता के रूप में विशाल जी को आमंत्रित करते हैं। विशाल जी। दोस्तों, अशोक जी जब बात कह रहे थे तो उन्होंने शब्दघोष के बारे में एक लाइन की टिप्पणी की थी उनकी कविता के बारे में कि उनकी चुप्पियों को पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। और शब्दघोष के बारे में ये लगभग आम राय है कि वे अपनी कविता में बहुत कम शब्दों को खर्चते हैं और उनकी कविता ऐसी है, उनकी कविता में शब्द इस तरीके से लगे हुए हैं कि यदि एक शब्द को निकाल दिया जाए उसकी जगह उसका कोई दूसरा समानार्थी रखा जाए तो पूरी कविता का सल भरभरा करके गिर पड़ता है। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि शंखघोष का जो रचना कर्म है वो करीब 40 साल के आसपास का है और इस 40 साल में जो हिंदुस्तान बदला तो ये संभव नहीं है कि हिंदुस्तान का वास्तविक यथार्थ बदल रहा हो और एक कवि न बदल रहा हो। शुरुआती दौर की शंखघोष की कविताओं में जिस कम शब्द की उपस्थिति है या लगभग वो कोई ऐसी भी कविता लिखने की शायद आकांक्षा रखते हैं जो निशब्द कविता हो और वो अधिकतम मतलब समझा जा सकता है कि निशब्द कविता से अधिकतम कहने की शायद दूसरी कविता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाद के दौर में उनके 20 सालों के 25 सालों के बाद के दौर में हिंदुस्तान का यथार्थ बदलता है और वह जो परिवेश जिसमें कम शब्द कहे जाने से बात बनती थी वो शायद नाकाफी हो गया था शिल्प। इसलिए शंखघोष की कविता का शंखघोष का शायद व्यक्तित्व भी, मैं उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं जाहिर सी, तो शायद व्यक्तित्व भी बहुत संकोची रहा होगा। लेकिन बाद के दिनों में सांदर्भिक रूप से उनकी कविता में वो ज्यादा वोकलनेस है, ज्यादा वो अपने लिए ही उन्होंने जो एक शिल्प सुना था उसकी तुलना में उनकी कविता ज्यादा बोलती है। उन्हीं से कविता से तुलना कर देंगे बात मैं कह रहा हूं। इसे मैं आपसे थोड़ी देर बाद एक दो उदाहरणों की बात कहूंगा। और बंगाल में शंखघोष है और मैं बंगाल की कविता के बारे में जब सोचता हूँ, बातचीत करता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि शंखघोष अचानक से नहीं पैदा हुए होंगे। जैसा कि अपने एक इंटरव्यू में वो बात कहते हैं, अभी उत्कर्ष ने उसका हवाला दिया कि वो एक पूर्ण जीवन के सच की बात करते हैं, शायद वो तलाशते हैं वो जो पूर्ण जीवन है जिसे 21वीं सदी में 20वीं शताब्दी के आखिरी जो पूर्ण जीवन कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि शायद वो 14वीं 15वीं शताब्दी में उसी बंगाल में जिसे चंडीदास मानुष सच कह रहे थे वो उसका आधुनिकतम रूप है। समाज दूसरा था 14वीं 15वीं शताब्दी में, इसलिए मानुष सच एक बड़ी अभिव्यक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है वो सभ्यताएं जटिल हुई है, बस्तियां जटिल हुई है, संकट समाज पर जटिल हुए हैं, तो वो मानुष सच एक पूर्ण जीवन का अगर कोई सच हो सकता है तो उस सच और बार बार उसी की तरफ जो उसी को व्यक्त करने के लिए शंखघोष जो कोशिश करते हैं, इस व्यक्त करने की बेचैनी से जो उनके अंदर अकुलाहट पैदा होती है उनकी कविता में भी देखने के लिए मिलती है। आप जानते हैं कि यह जो पूर्ण जीवन का सच है या जिसे मानुष सच कहा जाए, ये एक ऐसा सच जो बृहत्तर मनुष्यता, उदात्त मनुष्यता के बारे में बातचीत करे, उसे पाने के लिए इस दुनिया में मौजूद चीजों से जूझना पड़ता है, उसके साथ संवाद करना पड़ता है, प्रतिरोध करना पड़ता है, काउंटर करना पड़ता है। तो इस क्रम में शंखघोष के यहाँ उनके ऊपर कुछ उनके ही समय के
साहित्यकारों ने, कवियों ने ये बात उनसे कही कि वो कोई एक सुनिश्चित मतवाद उनके पास मौजूद नहीं है। संत घोष का जवाब देते हैं, और जो ठीक ही है कि हर एक राजनीतिक मतवाद की एक उपस्थिति सकारात्मक होने के साथ साथ उसका एक अधिकतम उसकी सीमा भी है। और जिस आप मानव सच के बारे में बात करते हैं, तो राजनीतिक मतवाद के आधार पर बने जो संगठन है, बनी जो पार्टियां हैं, बने जो दूसरे समूह ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक सीमा के रूप में मौजूद होते हैं, और आपको फिर उसे भी पार जाना पड़ता है। शंख घोष की कई कविताएं ऐसी हैं, जैसे कि स्वदेश स्वदेश किसे कहता है, या बच्चे पकड़ने वाला बूढ़ा। इस तरह की कविताओं में वो एक जो बंगाल के नवजागरण से पैदा हुआ, बंगाल में एक प्रगतिशील चेतना और उस विचारधारा की उपस्थिति है, वो बहुत कुछ उसके आसपास से रचते हुए से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक सीमा के बाद वह भी, उसकी भी जो सीमाएं हैं, उस विचार की भी जो सीमाएं हैं, वो व्यक्त करते हैं। और एक कविता उनकी है जिसमें वो उसे किसी खास तौर पे न देखा जाए, तो वो कहते हैं कि किस दल के हो, और आपकी जो समूची मनुष्यता है, आपका जो समूचा मनुष्यता को मदद करने की परियोजना है, वो सब अंततः अगर सेलेक्टिव है, अगर चुन करके है, तो उसका एक सीमा के बाद बहुत महत्व नहीं। अपनी उनकी कविता में कोट करता हूं, वो कहते हैं कि भूखे के मुंह में निवाला रखने से पहले पूछो किस दल के हो। पुलिस की गोली खाकर जो लौट गया है पत्थर पर, उसे खींचकर उठाने से पहले पता लगा लो दल कौन सा। कविता के आखिर में आता है कि भिलाई में कौन बड़ा, किसका सिर उतना कीमती नहीं, कौन दौड़ रहा है छत्तीसगढ़ के गांवों की ओर, किसका सिर उतना कीमती नहीं है, झमझम नाच होगा किन रास्तों पर, किन रास्तों से आया जाए जा सकेगा तेजी से, फैसला सुनाने से पहले पता लगा लो, दाग दो सवाल किस तरह का। क्या ये जो अपने समय में जो राजनीतिक मत है, उनकी सीमाएं को इंगित करते हैं, और इस तरीके से समझने में बहुत सारी उनके बारे में दिक्कत होती है कि उनके पास शायद कोई संस्कृति का बात नहीं है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। उनके पास उनकी पूरी कविता को शुरू से लेकर के आखिर तक की कविता को पढ़ते हुए दो बिंदुओं की शिनाख्त की जा सकती है जो केंद्रीय महत्व की है उनके विचार में। एक है पूंजीवाद और दूसरा है फासिज्म का विरोध। इन दोनों संदर्भों में जब भी वो बात करते हैं तो वो सांदर्भिक रूप से अपनी ही कविता में मौजूद जो अंडरलाइन में कहने की उनकी प्रवृत्ति है उसकी तुलना में वो कविता में कुछ ज्यादा कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो पूंजीवाद है ये बहुत सारे कवियों के यहाँ आता है, बहुत सारे लेखकों के यहाँ आता है। शंख घोष इस मामले में विशिष्ट है क्योंकि यहाँ ये जीवनानुभव से पैदा होता है। वो किसी किताब से, किसी सिद्धांत से पढ़ करके उनके यहाँ नहीं पैदा होता। दोस्तों, ये पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद प्रकृति जिसके साथ मनुष्य लाखों वर्षों से रह रहा है, विकसित हो रहा है। हजारों सालों का हम जिस रूप में मनुष्य हैं, इस रूप में हमारा खुद का इतिहास है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने की है कि हजारों सालों में प्रकृति के साथ रहते हुए, प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, कोई जंगल, कोई पहाड़, कोई रेगिस्तान, कोई नदी खत्म नहीं हुई। लेकिन 200 सालों का, अधिकतम 150 से 200 सालों का हिंदुस्तान पूंजीवाद का इतिहास है। और आप गिनने बैठेंगे तो शायद एक बार गिन नहीं पाएंगे कि इन 150 से 200 सालों में कितनी नदियां गायब हो गई, कितने पहाड़ खप गए, कितने रेगिस्तान गायब हो गए, कितने जंगल गायब हो गए। तो ये जो पूंजीवाद की चीजों को लीन जाने की हवस है, इसकी बहुत शिनाख्त करते हैं और इसके मामले में वो खुल करके अपनी कविताओं में बात करते हैं। उनकी एक कविता है सूखा। सूख गए हैं सारे नदी नाले पोखर, पानी भरने आए थे जो वे पत्रहीन गाछ है, सामने झिलमिला रही है रेत। सब रेत कर दिया है। सवाल इतना ही नहीं है, रेत भी अपन नहीं छोड़ते हैं। हम जानते हैं कि इस दौर में सागरों में बहुत सारे कृत्रिम द्वीप बसाए जा रहे हैं, जहां से बहुत सारे इलाकों से रेत खींची जा रही है।
यही नहीं है अंत, यह तो शुरुआत भर है, इसके बाद वे ले जाएंगे सारी रेत। यह दुनिया इतनी खाली खाली पहले कभी नहीं थी। ये जो पूंजीवाद की ये जो हवस है, जो हर एक चीज को ले जाने पर आमादा है, इसे अपने अनुभव से वो व्यक्त कर रहे हैं, किसी सिद्धांत के, किसी फॉर्मूले के, किसी किताबी भाषा में नहीं कह रहे हैं। और आज हम लोग जब 21वीं सदी में 2022 में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं, तो ये बेहद स्पष्ट है कहने की और बार बार दोहराए जाने की जरूरत नहीं है कि इस पूंजीवाद ने, इस हवस ने किस तरह के अमनुष्यों को बढ़ावा दिया है। समाज की हर एक इकाई की और देश तक की सत्ता को कैसे कैसे अमनुष्यों को सौंप दिया है, कैसे कैसे फासिस्ट इस देश में मनुष्य बनने का स्वांग बच रहे हैं, लेकिन वो नाकामयाब है। इस पर निगाह है संघोष की अपने समय में, और ये देखेंगे कि ये वही सारी बातें हैं कि वो संघोष अपनी कविता में सांदर्भिक रूप से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, जो उनके सामान्य तौर पर स्वभाव उनकी कविता का नहीं है। और अरुण जी कह रहे थे कि महाकाव्य हिंदुस्तान में एक जीव काव्य की तरह है। इस बात को, इस तरह के प्रश्नों को व्यक्त करने के लिए उन्हें फिर से महाभारत याद आता है, और महाभारत का एक पात्र दुर्योधन याद आता है। तो एक फासिस्ट ताकत को व्यक्त करने के लिए वो दुर्योधन को रूपक के रूप में उन्होंने चुना, और इतना शानदार तरीके से, मैं उस कविता को पढ़ देना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक आधा मिनट का समय लगेगा, लेकिन वो इतनी कन्वे करने वाली कविता है कि मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ दूं आपके सामने। नारायण नहीं, मुझे तो मिल गई है नारायणी सेना, जितनी दूर जाने को कहता हूं चली जाती है, कभी भी कोई कूट तर्क लेकर नहीं आती मेरे पास। भाव रेशहीन बस चल पड़ती है विनाश के लिए, अगर कहूं दिन वह भी कहती है दिन, जो कहूं रात तो ये भी कहती है रात। किस्मत 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 के दम पर मुट्ठी भर के भीतर कांपता है हंस, मैं हिमाचल शिरा से सागर तक बिखेर देता हूं त्रास। इतिहास बचता है कि नहीं बचता मेरी बला से, सारे मैदानों के जर्रे में मैंने अपने ही धर्म की धान बो रखी है। मैं किसी को भी हिस्सेदार सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। आज सब लोगों से कहलवाऊंगा, मैं ही गुंबद का शिखर हूं, मैं ही देश हूं, मैं ही समाज। तो ये कविता में जो साफ साफ कहने की, इतना मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि अपने आप को उन्होंने बदला है, कविता में अपने आप को उन्होंने सांदर्भिक रूप से बदला है। और इसके साथ ही उनके यहाँ शंख घोष के यहाँ जो महत्वपूर्ण कवि होता है, वो मनुष्य की उस प्रवृत्ति को हो गया, कैसे हो गया, बस 2 मिनट मनुष्य के उस प्रवृत्ति की शिनाख्त करता है जो हमें मनुष्य बनाए रखे। और उनकी एक कविता है कोलकाता, मुझे नहीं मालूम कि ये अनुवादक ने कोलकाता कर दिया है या खुद उनकी भी कविता में कोलकाता है, लेकिन जो अनुवाद मेरे पास उसमें कोलकाता है। तो उसमें लगभग बदलते हुए कोलकाता के, कलकत्ते के बदलते हुए चरित्र के बारे में एक भावनात्मक टिप्पणी करते हैं। कहते हैं कि ओ मेरी प्यारी अमीना बीबी, तू मुझे बात कर रखना, जिंदगी में अब कभी भी मैं कोलकाता नहीं जाऊंगा। और कोलकाता प्रतीक बन जाता है, लगभग उसी तरह का रूपक बन जाता है जैसा त्रिलोचन यहाँ आया है। चंपा उसी तरीके का भावनात्मक प्रतिरोध करती है कि कलकत्ते कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजे लगे। तो हिंदुस्तान का जो परिवेश है, वो कलकत्ते में कोई आदमी कह रहा हो, उत्तर प्रदेश में कह रहा हो, राजस्थान में कह रहा हो, मध्य प्रदेश में कह रहा हो, कमोबेश उसमें बहुत अंतर नहीं है। बस एक और बात बाबर की प्रार्थना के बारे में जिक्र करना चाहता था, लेकिन समय नहीं है। बस एक और बात कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा का एक कवि है रामस्वरूप किसान। रामस्वरूप किसान ने एक कविता लिखी है, आप बैठ बात करा, सीरीज में है, 9 कविताएं हैं। और उन कविताओं में भारत में 20-25 साल पहले कम से कम, खासतौर से राजस्थान में, वह जो परिवेश है जिसमें एक पति एक पत्नी या परिवार के और दूसरे लोग साथ साथ तो रहते हैं, साथ साथ काम करते हैं, जीवन गुजार देते हैं, लेकिन वे संवाद नहीं कर पाते।
वे दिल की बात नहीं कह पाते। बदले हुए समाज में आप देखेंगे कि भारत के दूसरे हिस्सों में भी ये कोई अनोखी बात नहीं है। भले थोड़ा माहौल बदल गया है, शायद अब लोग ज्यादा बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन समय ने कुछ ऐसी बाधाएं पैदा की है कि मोबाइल आ जाने के बावजूद, बातचीत कर लेने की बहुत सारी स्वतंत्रता के बावजूद बात नहीं हो पाती है। शंख जी की, शंख घोष की एक कविता है, इसलिए मुरझा गई हो। उसमें वो कहते हैं कि अपनी पत्नी या प्रेमिका या इसी तरह से जो भी है कि बहुत दिनों से तुमने बादलों से कोई बातचीत नहीं की, इसलिए तुम मुरझा गई हो, आओ तुम्हारा मुंह पोंछता। सब लोग कला ढूंढते हैं, रूप ढूंढते हैं, हमें कला और रूप से कोई लेना देना नहीं। आओ यहाँ बैठकर पल दो पल हंसी उड़ाने की बात करें। सोचिए कि कितने लंबे समय से ये सारी बातें जो बेहद सहज बातें हो सकती हैं नहीं कर पाया है आदमी, और उसे एक तरह का अपराध बोध है, वो चाहता है कि आओ बात करें। इसी तरह की, लगभग इसी तरह की बात आप बैठकर सीरीज में रामस्वरूप किसान करते हैं। उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो उस कविता में कहते हैं कि एक दूजे ने देखा कितना बरस बीत गया, सागे सागे देवते थका कितना नैणे नैणे रया आपा, पर देख नहीं सका एक दूजे ने। झूठ नहीं बोलूं, मैं को नहीं देख सको थारे टूट जावे। माफ करजो औसान नी मिलो ये दान कद टूट गया था, और थोड़ा बाद आ बैठ गौर को देखूं थड़े, कदे भाजो भाज में आज गाड़ी भाज न जावे। वो कहना चाहता है कि इस तरह की भाग दौड़ में ही कहीं जिंदगी बीत नहीं जाए, तुमसे बात नहीं की। कितनी आश्चर्यजनक बात है। एक पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं और बात नहीं कर सके। कविता में आगे भी कहता है कि मैंने तुमको ठीक से देखा तक नहीं, तुम्हारे ये बाल कब पक गए, तुम्हारे ये दांत कब टूट गए, तुमने ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान दे रहा हूं। तो मनुष्य होने की भी कुछ त्रासदियां होती हैं, समाज में होने की भी कुछ त्रासदियां होती हैं। वो राजस्थान में भी है, वो बंगाल में भी है, और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी है। तो दोस्तों और भी बात करनी है, लेकिन समय नहीं है, दूसरे दोस्तों को पढ़ना है। बाबर की प्रार्थना जरूर पढ़ लेना चाहिए। वो अद्भुत कविता है, जो बहुत कम ऐसे कवि हैं, बहुत कम ऐसी कविताएं हैं जो इतिहास के नरेशन कर देते हैं। बाबर का जो नरेशन है हिंदुस्तान के इतिहास में, वो एक क्रूर, एक विजेता, एक तानाशाह और इस तरह के हैं। लेकिन शंख घोष यहाँ आकर के वो एक पिता का जो रूपक बन जाता है। एक बार तो मुझे लगता है कि शायद शंख घोष खुद है, और वो कहते हैं कि मेरी जितनी भी उपलब्धियां हैं, हे पिता, हे ईश्वर, तुम उन सबको नष्ट कर दो, लेकिन मेरी संतति का स्वप्न बचा। बार बार ये कविता में टेक की तरह आता है कि संतति का स्वप्न बचा रहा है। एक कवि इससे ज्यादा क्या बचा सकता है? अपने समय के, अपने संसार के, अपने समाज के स्वप्न को बचा ले। तो पाश भी हमको कहता है कि स्वप्न ही इसमें सबसे बड़ा मसला है, और आज भी स्वप्न सबसे बड़ा मसला है, जिसे शंख घोष भी बचाना चाहते हैं, पाश भी बचाना चाहते हैं, हिंदी के भी कवि बचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया भर के मनुष्य बचाना चाहते हैं, शंख घोष बचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में सुधीर जी, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन का शुक्रिया इसलिए करूँगा, और चूँकि अशोक जी ने सबसे पहले वो कहा ही कि कई बार दबाव से भी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। शंख घोष को मैं शायद इस तरह से नहीं पढ़ पाता अगर ये आयोजन नहीं होता या ये दबाव नहीं होता। शुरुआत में मैं इसको दबाव ही समझ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि जितना मैं उन्हें पढ़ पा रहा हूँ, मैं उनकी कविता में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। और एक बात तो मुझे लगा कि शायद मैं मना कर दूँ, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं साहित्य का वैसा विद्यार्थी नहीं हूँ जैसे कि आप सब हैं। मैं सिनेमा का विद्यार्थी हूँ, और उनकी कुछ कविताएं भी मैंने पढ़ी थी, और फिर मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ता जा रहा था, पर कहीं से भी उन कविताओं से मैं जुड़ नहीं पा रहा था।
फिर मुझे अचानक याद आया कि एक बार भोपाल में कुमार शाहनी आए थे और बातों बातों में जब उन्होंने जिक्र किया था कि 4 अध्याय जो उनकी फिल्म है उसमें शंख घोष की आवाज़ में उन्होंने कुछ कविताएं कही थी, तो मुझे क्लिक हुआ कि मुझे मैं वो आवाज़ सुन चुका था जो इतनी भारी आवाज़ थी शंख घोष की, और उसमें एक ठहराव था। मैं उस कविता का मतलब तो नहीं समझ सका था क्योंकि वो बांग्ला में थी, लेकिन फिर मैं सिनेमा के रास्ते ही शंख घोष तक गया जिसका जिक्र जोशना ने किया। बुद्धदेव दास गुप्ता ने साहित्य अकादमी के लिए फिल्म बनाई थी शंख नाम से, और जब मैं उनको सुन रहा था तो उसमें वही जिक्र उन्होंने किया अपने बचपन का, वही घटना थी। और उसके बाद उसमें उन्होंने अपने बचपन का पूरा जिक्र किया कि उनके पिता ने उनको पढ़ने के लिए जो है वो नहीं जाने दिया था, घर पर ही वो पढ़ते थे, लेकिन बंगाल का जो एक आबो हवा थी वो किस तरह से उन्होंने घर पर रहकर की वो सब आया, तालाब की स्मृतियाँ, जल की स्मृतियाँ, और फिर एक रिफ्यूजी होने का एहसास। तो इसके बाद वो मुझे लगता है कि वो एक तटस्थ सर्जक की तरह से अपने समय को देखते रहे, और मैं फिर कविता में प्रवेश करता गया तो मुझे नहीं पता चला कि मैं कितना बेहतर लिख पाया या क्या लिख पाया, लेकिन मैं लिखता चला गया और उसमें से कुछ अंश मैं कुछ अंशों का पाठ करूँगा। मेरा समय हो जाए तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा खत्म करने के लिए। बहुत ही संक्षेप में अगर मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ कि जो बंगाल की जो कला भूमि है, जहाँ पर राजनीति भी उतने ही चाव से लोग उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, कला भी उतनी ही समृद्ध है और साहित्य भी उतना ही समृद्ध है। निश्चित तौर पर टैगोर का तो प्रभाव है, मगर उसके पहले भी बहुत सारे कारक और हैं। क्रांतिकारी चेतना भी है, सामाजिकता भी है, वहीं से बहुत सारे नाम आते हैं, वो चाहे सिनेमा के हों, रंगमंच के हों, राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, या इस तरह के तमाम लोग हैं, या फिर भक्ति परंपरा भी है। तो शंख घोष अपनी इस पूरी समृद्ध जो पृष्ठभूमि है वहाँ से आते हैं, और फिर एक जगह पर आकर, क्योंकि वो टैगोर की परंपरा, टैगोर का इतना प्रभाव था, तो फिर बाद में वो टैगोर का ही अनुसरण या उसी परंपरा में वो चलते हैं। और एक और बात मुझे लगती है कि वो एक रचनाकार की तरह अपने आप को परिष्कृत करते चलते हैं, यानी कि वो एक लेखक के होते हुए भी बराबर एक यात्रा में बने रहते हैं और खुद से भी वो प्रश्न पूछते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि शुरुआती मतलब वो कुछ अलग लिख रहे थे, तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि शुरुआत तो उनकी क्योंकि एक उम्र में विद्रोह की भावना भी बहुत तीव्र होती है, तो शुरुआत तो वहाँ से हुई, और फिर वो सामाजिकी को भी उन्होंने जैसे एक उम्र के साथ ठहराव आता है, सामाजिकता को लेकर, अपने आसपास के समय को लेकर भी उससे वो टकराते रहे, और फिर तो किसी हद तक दार्शनिक चेतना तक या आध्यात्मिकता तक भी जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्ञान परंपरा को वो बहुत हद तक आत्मसात करते हैं, न सिर्फ देशज ज्ञान परंपरा, बल्कि वो नीचे या पिकासो या रिल्के और हिंदी कवियों तक भी, और तमाम अन्य भाषाओं के कवियों को भी पढ़ते हैं, और बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, जो कि उनके आलेखों में वो आया है। तो मुझे लगता है कि वो शब्द की जो मौन चेतना है जिस पर कि सबने बात की, उस तक वो जा पहुंचे, और वो शब्द की मौन चेतना में विश्वास करते हैं। इस तरह से वो 3 तरह से मैं उनको अपने स्वर में देखता हूँ। शंख घोष की कविता क्या है? क्या वो समाज के निचले और मध्य वर्ग की समानता, न्याय, पीड़ा और संघर्ष की करुण पुकार है, या वह अपने संपूर्ण रूप में बंगाल की उर्वर कलाभूमि से निकला हुआ, कलात्मकता के आवरण में लिपटा हुआ, शिल्प और शब्द के सम्मोहन में डूबा हुआ एक दार्शनिक स्वर है जिसे अपने समय और समाज की चिंता है?
सच्चे और मानक अर्थों में शंकर घोष की कविता बांग्ला के साथ ही भारतीयता की उजास लिए सार्वभौम सामाजिक चिंतन की कलात्मक, दार्शनिक, मानवीय अभिव्यक्ति की कविता है। उनकी कुछ कविताओं को पढ़ते हुए एक भ्रम की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी, जिसे आम या पहली बार पढ़ने वाला पाठक फौरी टिप्पणी के अर्थ में कला की बेचैनी से जोड़ देगा। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि कला और कल्चर का एक विराट फलक, शब्दों की मटियारी महक, भावनाओं का संयमित आवेग, राजनीतिक शोर की आहट और सामाजिक वसाहत का विधान शंकर घोष की समृद्ध रचनात्मक उपस्थिति का परिचायक है। तीखे राजनीतिक प्रहारों की उम्मीद में शंकर घोष की कविता का टोन कई बार आलोचकों को असहमत भी करता रहा है, मगर तटस्थता का यही चुप हस्तक्षेप शंकर घोष की कविता है। वह सामयिक रहते हुए इसी तरह हर समय में प्रासंगिक बनी रह सकती है। जैसा कि जोशना ने भी उनकी यमुनावती कविता के बारे में बताया, मैं उस पर अब नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसी से उपजी जो बात है कि जब कई लेखक और पाठक उनकी मार्क्सिस्ट कविता और उसके प्रभाव में उन्हें वाम दृष्टिकोण का कवि घोषित करते हैं, तो समास पत्रिका में सुमंत मुखोपाध्याय से उनकी जो बातचीत प्रकाशित हुई, उसमें शंकर घोष खुद के हवाले से ही कहते हैं कि दृष्टिकोणगत एक एक परिभाषा के द्वारा आलोचकगण अपनी सुविधा के लिए कवि को एक एक वर्ग में डालना चाहते हैं। कोई भी सच्चा कवि उन खांचों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता है। एक अच्छी कविता इन खांचों से सदा मुक्त रहती है। वे हमेशा से स्टैंड लेने वाले बुद्धिजीवी रहे हैं और उनकी यह तटस्थ सक्रियता इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल के समय उनकी कविताओं पर प्रतिबंध, बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखाओं के बढ़ते प्रभाव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की आलोचना और नंदीग्राम सिंगूर से लेकर ममता बनर्जी सहित सभी सरकारों और पार्टियों की आलोचना तक रही है। विश्व भारती के प्राध्यापक विश्वजीत रे ने घोष के निधन के पश्चात द प्रिंट में प्रकाशित आलेख में लिखा कि घोष का यह तरीका टैगोर के तरीके से मिलता है। टैगोर ने भी अपने आप को सीधे राजनीतिक आग्रहों से दूर रखकर बाहर से विरोध के तरीके को अपनाया था। अपने आलेखों में वे किसी घटना विशेष के जरिए शुरुआत कर उसके वैश्विक सरोकारों और प्रश्नों तक जाते हैं। मसलन छात्र जीवन में सुभाष चंद्र बोस के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षक से हुए विवाद और निष्कासन पर टैगोर ने अपने लेख में इस मुद्दे से होते हुए गुरु शिष्य परंपरा की ओर रुख करते हैं। शंकर घोष भी अपने लेखन में इसी प्रस्थान की तरह टैगोर का अनुसरण करते हैं। टैगोर की साहित्यिक विरासत के विद्वान शंकर घोष की कविता पर बहुत दूर तक एकला चलो रे के प्रभाव को इस तरह महसूस किया जा सकता है। किसी भी रचनाकार की उपस्थिति को देखने के मोटे मोटे दो कोण हो सकते हैं, उसकी स्वयं की लेखक की उपस्थिति और लेखक की सामाजिक उपस्थिति। शंकर घोष का रचनाकार लेखन की उपस्थिति के रूप में अपने लोक से जितना लेता है, उतना ही अकादमिक प्रतिनिधि बतौर विद्यार्थियों और लाभार्थियों को बांटता भी है। इस दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग और उसकी करवट पर उनकी नजर रही। यहीं से उनकी कविता निकली और निखरी। इस तरह उनकी रचनात्मकता के केंद्र में माटी मानुष की गंध गूंज हमेशा बनी रही। स्थानिकता का यही सोच और रचना की ईमानदारी उनकी कविता को मौलिक, तात्विक और रंगहीन बनाते हैं। उनके भाव भले स्थानीय हैं, मगर उसके दृश्य और विचार और अनुभूति और चिंताएं मानवीय तथा वैश्विक हैं। मेरे जैसे हिंदी बोलने वाले पाठकों के लिए शंकर घोष की कविता में जाने का रास्ता अनुवाद की भाषा है। निश्चित रूप से उनकी कविता अपने परिवेश से उपजी है। टैगोर के इस उद्घोष की तरह जहाँ वे मातृभूमि के प्रति प्रेम को शुदा बांग्ला कह रहे हैं, शंकर घोष की कविता भी अपने उद्गम में अपनी मिट्टी और जड़ों से ही उपजी और निखरी है। जिस फिल्म का जिक्र किया था और जो स्मृति की बात थी, वो अवचेतन में इतनी उनके भीतर रह गई थी। और एक कविता है सांस, उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ आपके समक्ष। अन्यथा
बहुत धीरे से बोलना, अन्यथा मुझे सुनाई नहीं देगा। डर के मारे बहरे हो चुके हैं मेरे कान, अंधी हो चुकी हैं मेरी आंखें, अपनी ही छाया में रुलता जा रहा है शरीर। मैंने अपनी सांसों के लिए इन बेदम उंगलियों से घास पर जमी ओस की न्यूनतम बूंद को जकड़ रखा था। उनके रोष में भी एक किस्म की उदासी है, उनकी कातरता में भी बहुत महीन संवेदना है, उनकी विवशता में भी एक ओझ है। और ये विरोधाभास उनकी कविता चींटियां में दिखता है। चार्ली चैपलिन ने का एक बहुत ही मशहूर कथन है कि जीवन क्लोजर शॉट में त्रासदी है और लॉन्ग शॉट में हास्य। जीवन की विद्रूपताओं में हास्य और त्रासदी का संसार है, ये इस कविता में लक्षित होता है। और इस कविता की पहली पंक्ति बंदूक की गोली की तरह, ठाई की तरह लगती है। इसका अभिधा पाठ जितना सरस और रोचक है, व्यंजना पाठ उतना ही मारक। ये चींटियां कविता है। चींटियों उगा लो पंख और नहीं सह सकता तुम्हारी कतार यह देख नहीं सकता। और खाना रखा है अलमारी में, पर वो तो रखा है मेरे लिए, तुम क्यों खाती उसे? बड़ी बुरी आदत है। अलमारी, प्लेटें, किताबें, बरामदा, उजाल, मेज़पोश, बिछोना भी चाहती है रात का। चींटियों कहाँ तुम्हारा दिल, उगा कर पंख, जाओ वहां, या फिर तुम डूब मरो जमुना में। शब्दकोश इस तरह से अपने समय में हस्तक्षेप करते हुए एक बड़ी कविता रचते हैं, और यही उनका सिग्नेचर है, जो एक ही समय में व्यक्ति और कवि होने की दोहरी भूमिका में न्याय करता है। उनकी कविता इस तरफ आगे जाने वाली पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। साउथ कोरिया के एक बहुत जीनियस फिल्मकार है किम के डो। उनकी एक फिल्म है ह्यूमन स्पेस टाइम ऑफ ह्यूमन। उसमें बहुत ही विभत्स रस की पूरी फिल्म है, और उसमें बहुत मारकाट और हिंसा है। पर उसमें एक ईश्वर का किरदार है जो कि कुछ नहीं बोलता है, मगर वो बस इन सारी घटनाओं को देखते रहता है। और वो क्या करता है कि जो लोग मर जाते हैं उनकी आँख या कान या मुंह में मिट्टी रख देता है, वो पौधे उगते हैं जो भविष्य के लिए है। तो शब्दकोश मुझे उसी तरह नजर आते हैं कि वो, और उनकी कविताएं भी यही काम करती हैं। वो घटनाओं को घटने से रोक नहीं सकती, मगर अपने समय में रचनात्मक हस्तक्षेप का रास्ता इसी साहस से करती है। सबसे आखिरी का छोटा सा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। शब्दकोश की कविताई और लेखक के हस्तक्षेप के लगभग 7 दशकों के विस्तार को कैसे समेटा जाए, ये बड़ा प्रश्न है। सारे बड़े लेखक अपने जीवन काल में रच कर ही इस बात का जवाब देते हैं। शमशेर बहादुर सिंह कह ही चुके हैं, बात बोले हम नहीं। शब्दकोश का लेखक इस प्रश्न का जो उत्तर देता है वो है लेखक की परंपरा का निर्वहन। उसी सुमन मुखोपाध्याय से उसी बातचीत में वो कहते हैं, एक लेखक की, एक शिल्पी की सबसे बड़ी परीक्षा तो विरोध सहन करने की क्षमता में है। समाज की, प्रकृति की और विश्व विधान की सतत विरोधिता को हृदय पर झेलने की क्षमता ही एक शिल्पी की असली क्षमता है। इतने दशकों में उनकी लेखक की प्रतिबद्धता, जो राजनीति और समाज से होकर शैक्षणिक और अनादमिक भी है, और व्यापक अर्थों में जीवन की अनुभूतियों से होते हुए देश काल से लड़ते हुए उतनी ही क्रांतिकारी थी, और दार्शनिक अर्थों सवालों से गुजरकर शब्द के मौन में अपनी जगह की तलाश करती आध्यात्मिक थी। बिल्कुल उनके अपने जीवन की तरह इसमें बांग्लादेश के वाहारीपाड़ा और पाक्षी जिले में पद्मा और संध्या नदी के किनारे बचपन की यादों के बाद कोलकाता और उसके बहाने अपने समय, समाज और सहभागिता की यात्रा शामिल है। संध्या नदी जल से शीर्षक से कविता है। उसका अंश है, तुम्हारी धारा में है मेरे हाथ, गवाह है ना संध्या नदी जल। सुबह सुबह तुम्हारे दुखों के पास बैठा हूँ, यहाँ बैठकर सोचता हूँ
मेरा संबंध है स्थिर रहना। मेरी नदी का नाम है संध्या नदी और तुम उसका जल हो। शुक्रिया। नमस्कार। आखिरी वक्ता के रूप में मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा। तो बांग्ला कविता के शीर्षक कवि शंख घोष लगभग 6 दशकों तक सक्रिय रूप से लिखते रहे और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनका लेखन इतने लंबे समय तक प्रासंगिक बना रहा। इनके पॉलिटिकल जो इनका हस्तक्षेप रहा इस पर भी बात हुई है और ज्योत्सना जी ने बातें की और विशाल जी ने उल्लेख किया कि तुम किस दल के हो। तो यह बात भी सच है कि शंख घोष को कोई राजनीतिक दल पचा नहीं पाया। नंदीग्राम की पुलिस हिंसा के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई, फिर कुछ साल बाद तृणमूल द्वारा चलाई जा रही राजनीतिक हिंसा के विरोध में भी लिखा, इस पर भी बात हो चुकी है। तो यह बात तो सर्वमान्य है कि कवि स्वभाव से ही विद्रोही होता है। अपने एक निबंध में शंख घोष लिखते हैं, कवि शब्द ही विद्रोहवाचक है, कारण कि जीवन में षड्यंत्रमय वस्तु समूह के मारक अवस्थान जो स्वीकार करने से मना कर देता है तथा ऐंठ कर बैठ जाता है वही कवि है। अब सवाल उठता है कि ये वस्तु समूह के मारक अवस्थान कौन से हैं? क्या ये अवस्थान सिर्फ वैयक्तिक, सामाजिक या राजनीतिक है? इस पर बाद में आते हैं। प्रासंगिकता अपनी जगह पर है, जरूरी नहीं कि जो प्रासंगिक है वो महान भी हो। परंपरा के हवाले से बात करें तो श्रेष्ठतम कवियों की प्रासंगिकता समय के साथ बढ़ती रहती है। किसी भी कवि का जीवन काल उनकी प्रासंगिकता साबित करने के लिए अपर्याप्त होता है। अपने अनुभव से कहूं तो कवि की तात्कालिक प्रासंगिकता मुझे बहुत ज्यादा आकृष्ट नहीं करती। किसी भी कवि को पढ़ते हुए मैं इन बातों से इतर 2 पहलुओं पर अधिक विचार करता हूँ। पहला है कविता में नयापन का और दूसरा कविता में सत्यान्वेषण का। पहले कविता में नयापन की बात करते हैं। यहाँ भी मुझे विषयगत नवाचार से कहीं अधिक भाषा या अभिव्यक्ति का वैशिष्ट्य प्रभावित करता है। अपनी खुद की मातृभाषा होने के कारण मैं शंख घोष से बांग्ला में मुखातिब हो पाया। हमारे कवि की भाषा सहज है लेकिन इसमें उच्छ्वास और आवेग भरा हुआ है। बांग्ला भाषा की स्वर प्रधान ध्वनियां इन कविताओं में सहज गीतात्मकता भर देती हैं। इनके शब्द कहीं भी अर्थ को बाधित नहीं करते। इसके विपरीत इनकी ठेठ देशज और तत्सम शब्दों की ध्वनियों से गूंजती भाषा कविता के अर्थ को नए आयाम देती है। इस सहस्त्रमुखी कवि के स्वर में कई बोलियां, लय और ताल समाहित हैं। कवि सरल से सरलतम भाषा में अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन कवि के ही शब्दों में कहें तो इतना सहज नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, यह भी बीच में है। शिल्प को ये विशेष महत्व नहीं देते, उल्टा ये किसी भी प्रकार के चातुर्य के खिलाफ है। अपने निबंध निःशब्द की तर्जनी में शंख घोष लिखते हैं, बहुत ज्यादा बिल्लियों की आंखों से भर गया है समाज। चातुर्य बहुत ही अनायास, सुलभ और सर्वसाध्य हो गया है। बहुत खुले ढंग से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर देख सके, आज यही सबसे मुश्किल हो गया है। अपनी कविता बहुत मूर्ख है, दुनियावी नहीं है में भी कवि इसी चतुरता से विरक्त नजर आते हैं। बड़ी बड़ी बातों से उकताए हुए उनका भी यही मन कर रहा है कि नहाकर, धूप जलाकर चुपचाप नीले प्रकाश में बैठे रहें। अपनी एक और कविता बातों के भीतर बातें में इसी सहजता को महत्व देते हुए कहते हैं, सहज भाषा तुम भूल गए हो, इस मूसलाधार बारिश में आओ नहा ले। मार्क्स मानते थे कि उच्च विज्ञान यानी हायर साइंसेस अंत में जाकर गणित में समाप्त होते हैं, यानी वे अमूर्त हो जाते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र चिंतन में भी इससे मिलती जुलती बात आती है कि उच्च कलाएं संगीत की ओर अग्रसर होती हैं। कलाएं अंततः संगीत में और संगीत आगे चलकर नाद में विसर्जित हो जाना चाहता है। प्रोफेसर मैसूरी वीरन्ना ने आर्ट एक्सपीरियंस में बात समझाई है कि कैसे अभिनव गुप्त के नाट्यशास्त्र में संगीत शब्द का अर्थ ही गीत, वाद्य, नृत्य और अभिनय के कुल योग से बना है। ये विधाएं आगे चलकर अलग हुई। आचार्य अनुवर्धन ने भी ध्वन्यालोक में बार बार संगीत के उदाहरण देकर ध्वनि के विभिन्न सिद्धांत स्पष्ट किए हैं। कविता संगीत की ओर तभी अग्रसर हो सकती है जब उसमें स्वाभाविकता का गुण हो, वो नेचुरल हो। इस अर्थ में कविता एक स्वाभाविक विधा होती है और अच्छा कवि स्वाभाविक कवि होता है, नेचुरल पोएट होता है। सहज भाषा की चाह रखने वाले कवि का अचानक बारिश में नहाने की इच्छा जाहिर करना भी इसी स्वाभाविकता की ओर लक्षित करता है। अब कविता में सत्यान्वेषण की बात करते हैं। उत्कर्ष भाई ने भी समग्र सत्य की बात की थी। हमारी समझ से किसी बात को सजा कर कह देना आज कविता का काम नहीं है।
इस तरह की जुगत कविता को बनावटी बनाती है। और वैसे भी विज्ञापन और गीत जैसी बाधारोन्मुखी विधाएं अलंकृतकरण की इस स्पेस का अतिक्रमण कर चुकी है। ऐसे में कविता का काम अपने समय के प्रश्नों और विडंबनाओं से टकराना है। शंख घोष के ही सब शब्दों में कहें तो हमारे पाठक वस्तुतः मध्य वर्ग के लोग हैं, जो स्वरचित कुछ संस्कारों और मुखौटों की माला से खुद को सजा कर रखना पसंद कर रही है। वह भला क्यों अपने मुखौटों को फाड़ने के आयोजन को सहन करेगी। देखिए, इसमें कम लोग आए हैं, सिर्फ जो बोलने वाले नहीं बैठे हुए हैं। इसी सत्य का अनुसंधान करने इसीलिए सत्य का अनुसंधान करने वाला लेखन उसे घृणा और उपेक्षा के योग्य प्रतीत होता है। खुद के दिख जाने के भय से वो भागती फिरती है। उसे अपना गढ़ा हुआ चकाचौंध सत्य के मुकाबले कहीं अधिक निर्भर योग्य लगता है। जरूरी नहीं है कि जो सत्य है वह सुंदर भी हो, लेकिन सत्य विचरण तो पैदा करती ही है, ध्वनिकता तो पैदा करती ही है। कविता गोष्ठियों में भी मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि सचमुच प्रभावित कर देने वाली कविताएं अपने पीछे सन्नाटा गढ़ देती हैं। इनके बाद ताली बजाना बेमानी लगता है। शंख घोष की कविताओं में भी ऐसी बात नजर आती है। इन कविताओं में भाषा और सत्य के पक्ष घुल मिलकर एक हो जाते हैं। भाषा से ही सत्य को खंगालने का मार्ग इनके पास है। दूसरी तरफ से देखें तो सत्य का ये निरंतर अनुसंधान ही हमारे कवि को शब्दों के सामान्य संबंधों या प्रचलित उपयोगों की अवमानना करवाती है, नई भाषा की सृष्टि करवाती है। इसका एक उदाहरण है भाषा इनकी कविता। मैं कविता नहीं पढ़ता हूँ, समय लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कविता है ये एक हाइपर एलिनेटेड समाज की ओर इशारा करती है। कविता की भाषा अवचेतना के नजदीकी भाषा है। इस कविता के उदाहरण, इस कविता को आप पढ़िएगा, भाषा आपको ये बात पता चलेगी। लका मानते थे कि कविता का प्रभाव केवल ऐन्द्रिक नहीं होता, बल्कि वो रिक्ति निर्माण जैसा काम भी करती है। पोएट्री इज अ सेंस इफेक्ट बट ऑल्सो अ होल इफेक्ट। इस अर्थ में समझें तो कविता हमारे जिंदा होने की दशा की उसके सघनतम रूप में अनुभूति करवाती है। भाषा, सत्यान्वेषण, विद्रोह चेतना सभी इसके अलग अलग आयाम हैं। कविता का एक विद्रोह भाषा की सत्ता के खिलाफ निरंतर चलता रहता है। भाषा की तानाशाही सबसे डरावनी होती है। वह विवेक और विचार को बाधित करती है। फिर मनुष्य नहीं रह जाता। यहीं पर कवि का सत्यान्वेषी होना, दूसरे शब्दों में कहें तो उसका विजन का काम करता है। शंख घोष की कविता निग्रो बंधु को चिट्ठी, उत्कर्ष ने इसका उल्लेख किया था, इसका एक विलक्षण उदाहरण है। रिचर्ड नाम के अश्वेत व्यक्ति को संबोधित इस कविता का फॉर्म बेहद आत्मीय है, लगभग किसी पुकार जैसी। रिचर्ड, यह नाम तुम्हारा शब्द मेरा भी। रिचर्ड कौन? कोई नहीं। रिचर्ड मेरा शब्द नहीं। रिचर्ड, नाम यह तुम्हारा, स्वप्न मेरा भी। रिचर्ड कौन? रिचर्ड कोई नहीं। रिचर्ड मेरा स्वप्न नहीं। रिचर्ड, नाम यह तुम्हारा, दुख मेरा भी। रिचर्ड कौन? कोई नहीं। रिचर्ड मेरा दुख नहीं। हमारे कवि की एक उक्ति मशहूर है, एक दूसरे की समस्याओं, उद्देश्य और आकांक्षाओं को समझना ही फिलहाल साहित्य और कला का सबसे बड़ा काम है। तो क्या इस कविता में कवि अपने ही सिद्धांतों के साथ दोगले हो रहे हैं? रिचर्ड जैसे किसी भी शोषित मनुष्य के समर्थन में आज कितने ही कवि लंबी कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन उनमें कितना सत्य होगा? वहीं शंख घोष की कविता में कवि एक अश्वेत बंधु के प्रति हमदर्दी ना दिखा पाने की अपनी बेबसी का बयान कर रहा है। क्या इस कठोर सच की स्वीकृति ही घनघोर करुणा की सृष्टि नहीं करती? कवि के लिए यहाँ पॉलिटिकली करेक्ट होना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये तो भाषा की एक सत्ता है, हमें सत्य से दूर ले जाने का एक और इजाज़त। इनके अनेक कविताओं में इस तरह सत्य की बलिवेदी पर पॉलिटिकल करेक्टनेस की धज्जियां होती है। नस्ल भेद से टकराती इनकी एक और कविता सफेद काला की आखिरी पंक्तियां देखें। तभी मेरे सामने कांपते हुए खड़ा हो जाता है वाशिंगटन का एक और बहुत बेदम बूढ़ा, फटे कपड़े थे सीने पर और ढेले खा रहा था जो, पर फिर भी उंगली उठाकर कह रहा था, सुनो, आई एम ब्लैक, ओ यस आई एम ब्लैक, बट माई वाइफ इज व्हाइट। शंख घोष की कविता का क्षेत्र बंगाल से लेकर पूरे विश्व तक विस्तृत है। हालांकि उनका जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ और अधिकांश जीवन कोलकाता में बीता, ये जीवन भर खुद को उद्वास्तु मानते रहे। उद्वास्तु यानी जिसकी कोई जड़ें ना हो। इनकी कविताओं में भी यह बात ध्वनित होती है। ज्योत्सना जी ने भी इसका उल्लेख किया है। कोलकाता पर इनकी कविता है, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी। उसकी आखिरी पंक्तियां, ए सोना भी बियामीना, आमारे तुई बाइंदा राखीस,
जीवन भोया आमी तो आज कोलकाता जानू ना, ये बिल्कुल एक बांग्लादेशी ध्वनि है ना, भाषा है। ये कविता सहज ही मंगेश डबराल की कविता शहर की याद दिलाती है, जिसमें कोई शहर में कैसे रह सकता है ये जानने में शहर आते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। केदारनाथ सिंह की कविता गांव आने पर याद कीजिए, जिसमें वह ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं कि दिल्ली ना आए बीच में। जहां जीवन बीता उसी जगह को बाहर से देखना, यह धारणा शंख घोष की काव्य चेतना में गहरी है। इनकी कविता है घर, जिसमें कवि ने अपने मन का घर ढूंढ लिया है, लेकिन अब उसे यथार्थ में दुनिया के बाहर घर चाहिए। एक अन्य कविता में कवि कहते हैं, हमको नहीं दी कोई मातृभाषा देश में। इनकी एक और मार्मिक कविता है देशांतर, जिसमें कवि एक देश से दूसरे देश, एक घर्षण से दूसरे घर्षण की ओर चलता जा रहा है। भोर होने से जरा पहले सीमा रक्षक की गोली उसे लगती है। अपनी मृत्यु से ठीक पहले भी कवि नहीं समझ पाता कि किस देश के लिए उसने अपने शरीर का बलिदान कर दिया। यहाँ एक विपर्य भी है, दुनिया के बाहर घर चाहिए, लेकिन कल्पना का घर तो है, देश नहीं पर यात्राएं तो है। ग्रह कविता में शंख घोष कहते हैं, तुम हो बस माटी में, पत्थर में, घास के ऊपर सिहरता वृष्टि जल, इस ग्रह के नहीं हो तुम, फिर भी यह ग्रह है तुम्हारा। कवि अपने संसार को उद्वास्तु की तरह देख रहे हैं, लेकिन उनमें गहरा प्रवेश भी कर रहे हैं। यह गहरा प्रवेश हम भाषा जैसी कविता में देख चुके हैं, वो कविता जो मैंने नहीं पढ़ी। इन दो विपर्यों के घर्षण से ही, इनके डायलेक्टिक से ही हमारे कवि का सत्य और मुखरित होता है। यह आकस्मिक नहीं है कि शंख घोष की कविताओं में जितना कोलकाता उपस्थित है, उतना ही उनका संसार तत्वों से निर्मित है। पानी, आकाश, हवा, आग, रात, दिन, वृक्ष, पशु पक्षियों की इनमें भरमार है। कई कविताओं में इन्हीं में से किसी एक तत्व के अतिरेक से हमें कवि की मनोस्थिति का ठीक ठीक पता चलता है। सूखा कविता में कवि रेत से घिरा हुआ है, दुनिया पहले कभी इससे अभी खाली नहीं लगी थी। इसी तरह अंजलि में कविता के नायक ने अपना घर, अपने परिचितों को खो दिया है और सभी दिशाओं में पानी से घिरा मुहूर्त टीले पर बैठा हुआ है। इनकी बहुत सुप्रसिद्ध कविता है मेघ जैसा मनुष्य। इसे भी मैं नहीं पढ़ूंगा समय को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इस कविता को ध्यान में रखकर एक विचार मन में आता है। हालांकि एक दूसरे मनुष्य की बात हो रही है, यहाँ मैं और तुम बहुत अलग हैं, लेकिन विचार आता है कि कहीं इस कविता में मेघ जैसा मनुष्य कवि खुद तो नहीं है। अभी बाबर का स्वप्न के बारे में भी विशाल जी बात कर रहे थे, तो ऐसा ही सवाल उन्होंने खड़ा किया था। वो कवि का अपना जीवन कवि के सामने से गुजर रहा है। हमारे कवि का मैं इतना व्यापक है कि कविता कतार में वे मानुष, माछी, मक्खी और अंधकार के साथ एक सर्पिणी कतार में खड़े हैं। वे इन सबको बार बार आगे से रखने को कहते हैं। इन्हें जल के संग स्रोत के सम्मुख होना है, मुख के संग प्रकाश के सम्मुख होना है। ध्यान देने वाली बात है कि कवि ने खुद को कविता के मानुष से अलग रखा है। कविता में कवि लगभग कायाहीन है, उनकी उपस्थिति उनकी पुकार भर है। इनकी एक और चर्चित कविता है वृष्टि। ये आखिरी कविता का कुछ अंश में पढ़ूंगा। शुरुआती कुछ पंक्तियां बांग्ला में देखते हैं। আমার দুঃখের দিন তথাগত, আমার সুখের দিন ভাসমান, এমন বৃষ্টির দিন পথে পথে, আমার মৃত্যুর দিন মনে পড়ে। मेरे दुख के दिन तथागत हैं, मेरे सुख के दिन भासमान, ऐसे बारिश के दिन रास्ते पर अपनी मृत्यु का दिन याद आता है। जीवनानंद की पंक्तियों के सहारे कहें तो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी मानव रह जाता है। शंख घोष पिछले साल कोरोना से चल बसे। मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन इससे भी बड़ा सत्य है कि जीवन भर मनुष्य अपने जीवित होने की दशा की अनुभूति करता है। ऐसा करते हुए वह हर दिन मृत्यु को मात देता है। कवि का काम इससे भी आगे का काम होता है। उसका काम सिर्फ अनुभूति नहीं, अभिव्यक्ति भी है, सत्यान्वेषण भी है, और ऐसा करते हुए वह शायद और भी व्यापक रूप में मृत्यु के बाद भी टिका रहता है। धन्यवाद।